Good morning everybody. Today I am going to discuss the topics related to BHU BCom entrance. तो जो BHU का BCom entrance होता है, यहाँ पे आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 150. एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3. तो टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपका? 450 मार्क्स का. ओके. एडमिशन पाने के लिए देखिए आपको देखना होगा कि अगर पेपर आपका इजी आ रहा है, पेपर आपका टफ आ रहा है. अगर पेपर इजी आया है तो एटलीस्ट आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए? 100. अगर आपने 100 क्वेश्चन कर दिए तो आपको कितने मार्क्स मिल गए? 300. ओके. अगर पेपर टफ है तो आप क्या करना है? एटलीस्ट 90 करोगे तो भी काम चल जाएगा. तो 90 के साथ आपके मार्क्स कितने आएंगे? 270. तो अगर पेपर इजी है तो अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 150 में से तो आपको 300 मार्क्स मिल जाएंगे. तो आप मान चलो आपको एडमिशन कहीं कहीं मिल जाएगा, तो फैकल्टी में मिलेगा या तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिल जाएगा. पेपर टफ है तो सीरीज बात है सबकी स्कोरिंग कम होगी. अगर आप 90 क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, एक क्वेश्चन आपका कितने का है? 3 मार्क्स का, तो 270 नंबर में आपको एडमिशन मिलने पूरे चांसेस हैं. सही क्वेश्चन करने पे अगर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं तो गलत करने पे आपका 1 मार्क्स कट भी जाता है. यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. अगर पूरे पर कन्फर्म है तो आप जरूर करिए, अगर आपको डाउट है तो आप छोड़ सकते हैं. 150 में से आप देख रहे हो कि 40, 50, 20, 30 तो आपको छोड़ने ही है अगर आप नहीं आते हैं तो. ओके. तो आप इसका कंटेंट देख लो, क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे. नंबर 1 देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 10 अलग अलग टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट कह सकते हो. हर सब्जेक्ट में से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो 10 के अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपको क्या है? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 मार्क्स. उसके बाद आएगा आपका फाइनेंशियल एनालिसिस. वो भी कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स. उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी कितने मार्क्स के क्वेश्चन? 15 मार्क्स. बिजनेस मैनेजमेंट 15 मार्क्स. बिजनेस एनवायरमेंट 15 मार्क्स. फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इससे कितने के? 15 मार्क्स. उसके अलावा इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग. नौवां है मैथमेटिक्स. इसको आप कह सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स. बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th. ओके. तो क्लास 10th तक की मैथमेटिक्स के सवाल छोटे मोटे आपसे पूछे जाएंगे. उसके अलावा कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स. देखिए अकाउंटिंग के 15 मार्क्स से क्वेश्चन हो गए. फाइनेंशियल एनालिसिस के 15 मार्क्स. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 15 मार्क्स. बिजनेस मैनेजमेंट के 15 मार्क्स. बिजनेस एनवायरनमेंट के 15 मार्क्स. फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट 15 मार्क्स. इकोनॉमिक्स के भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. मनी एंड बैंकिंग से भी कितने? 15 मार्क्स. ओके. बिजनेस मैथमेटिक्स से भी 15 मार्क्स. कंप्यूटर एंड करंट अफेयर से भी कितने? 15 मार्क्स. टोटल हो गए 150. सॉरी नॉट मार्क्स,
15 क्वेश्चंस, ओके, नॉट मार्क्स। तो 15 क्वेश्चंस 10 वैरायटी के टॉपिक सबसे पूछे जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे, ओके। हाँ, कंप्यूटर और करंट अफेयर में 2 हिस्सा लगेगा, 9 और 6 का। 9 क्वेश्चंस कंप्यूटर से होंगे और 6 किससे होंगे? करंट अफेयर्स, ओके। तो यहाँ पे जो 15 क्वेश्चंस है उसमें से 9 कंप्यूटर से होंगे, 6 क्या होंगे? करंट अफेयर्स से। अब अगर आप इसको ध्यान देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर आप 10 सब्जेक्ट को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 2 सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से आप बहुत फेमिलियर, जैसे कि अकाउंटिंग, ठीक, जो कॉमर्स का हमारा तेज बच्चा होता है उसी अकाउंट्स पे काफ़ी अच्छी कमांड होती है, और फाइनेंशियल एनालिसिस, ये अकाउंटिंग 11th-12th में जो आपने पढ़ रखी है, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस आपने क्लास 12th में पढ़ रखी है, तो टोटल देखो तो 30 मार्क्स हो जाते हैं। उसके अलावा आपने जो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रखी है 11th से लेके 12th तक, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने 11th में पढ़ रखा है बिजनेस स्टडीज़ में, बिजनेस मैनेजमेंट आपने 12th में पढ़ रखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपने 12th में पढ़ रखा है, लेकिन आपने बहुत छोटा सा पढ़ रखा है। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस से डिस्कस करते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें पूछी जाएंगी। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये भी आप थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स का अपने बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, लेकिन लगभग वही चीज़ें रहेंगी, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें से पूछी जाएंगी। इकोनॉमिक्स, ठीक, माइक्रो और मैक्रो, मोस्टली क्वेश्चंस माइक्रो से पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मैक्रो से भी आते हैं। तो अगर आपका माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए यहाँ बेनिफिट होने जा रहा है। मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपने बहुत छोटे तौर पर पढ़ रखा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपसे पूछेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैथमेटिक्स, यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th आपसे पूछी जाएगी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन की प्रॉब्लम्स, ओके, एज प्रॉब्लम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद है कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। कंप्यूटर से बेसिक, जिन लोगों ने DCA का कोर्स कर रखा होगा, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेगाबाइट, टेराबाइट, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बेसिक वो पूछते हैं। माउस क्या हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, ओके, ALU क्या होता है, CPU क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स में सार्क क्या होता है, ओके, G7 क्या होते हैं, G20 क्या होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस कहाँ पे है, इस समय जो कोरोना बीमारी चल रही है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस टाइप की करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जाएंगी, ओके। तो आपको इस एग्जाम में देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। नॉर्मली कॉमर्स के स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? ये 2 सब्जेक्ट, अकाउंट्स, और ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट आपके बिजनेस स्टडीज से हैं। 4 सब्जेक्ट आपके किससे हैं? बिजनेस स्टडीज से। बाकी के किससे हैं? अकाउंट्स से। ये 2 चीजें आपकी इकोनॉमिक्स से हैं। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ये अलग चीजें हैं। तो आप देखो, अकाउंट्स आपकी स्ट्रांग है, बिजनेस स्टडीज आपको आता है, इकोनॉमिक्स आपको आता है। अगर आप इसको एनालाइज करो, 120 क्वेश्चन, तो जो आपका पढ़ाई का बैकग्राउंड उसी से आ रहे हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पढ़ाई बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं। 10 तक आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, 2 साल की गैपिंग है, लेकिन सवाल का लेवल बहुत हाई नहीं, ओके। हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी में आपको फोकस करना है, वीकनेस में समय बर्बाद करने से नुकसान है। अच्छा, क्वेश्चन का पेपर जब आएगा तो हो सकता है पहले अकाउंट्स के क्वेश्चन हो, उसके बाद बिजनेस के हो, उसके बाद इकोनॉमिक्स के हो, उसके बाद मैथ्स के हो, या हो सकता है पहले मैथ्स हो, फिर कंप्यूटर हो, फिर हो जंबल करके वो देगा। तो आप क्या करना है, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 करें, जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जिस पे आपकी कमांड ज़्यादा है, पहले आप उसको करो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ओके। तो कोशिश करें जिन बच्चों के अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग है पहले अकाउंट्स कर लें, जिनका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है पहले इकोनॉमिक्स कर लें, जिनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है पहले बिजनेस कर लें, ओके। मैथ्स और कंप्यूटर आप इसको बात के लिए छोड़ें। मैथ्स में देखिए क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 150 क्वेश्चन है और टाइम कितना है? 150 क्वेश्चन है और टाइम क्या है? 180 मिनट्स।
180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 1 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा समय है, तो इतने क्वेश्चन करने के लिए पूरे चांसेस, अगर आपने मैथ्स पहले उठा लिया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए, टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी जो आते हैं उनके लिए समय छूट गया। तो पहले जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, सिर्फ सर्कलिंग कर ली है, उनको कर लेना। उसके बाद जो टॉपिक आपको टफ लगे उसको आप सॉल्व करना। तो ये छोटा सा मैंने एनालिसिस आपको दिखा दिया है। जिन बच्चों का जो एरिया स्ट्रांग हो उसमें आप अटेम्प्ट करिए। एडमिशन पाने के लिए एटलीस्ट कोशिश कीजिए 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने होंगे। सही करेंगे तो एडमिशन मिलेगा, इससे कम करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इंडिविजुअली मैं आज शॉर्ट में सभी टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। उसके बाद हर टॉपिक पे एक अलग अलग क्लास मैं आपको लूंगा आपकी। ठीक, इसके बाद मैं इंडिविजुअली आपसे एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग में आपने एक क्लास 11th में पढ़ रखा है और क्लास 12th। क्लास 11th से आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें से एक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ओके, इस टॉपिक में आपको बताया गया बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होते हैं। गोइंग कंसर्न होता है, बिजनेस एंटिटी एजम्पशन होता है, एक्रूवल होता है, ठीक, कंसिस्टेंसी होता है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ जाएंगे। इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इससे भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएंगे। तीसरा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीजें आती हैं आपको दिखाएगा, सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, एरर्स, प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, ये सारी चीजें में क्वेश्चन बनते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक और चीज छूट रही है, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, वो 3 टाइप के जो अकाउंट आपके होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। 11th के सिलेबस में से मोस्टली इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस, इसमें से जो आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में पूछता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये कौन से कन्वेंशन से रिलेटेड है, तो इसमें कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट लगता है।
ओके, ये कन्वेंशन लगता है। तो आपको इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कंजर्वेटिव दिया रहेगा, टाइमलीनेस दिया रहेगा, ओके, डुअल एस्पेक्ट दिया रहेगा, और चौथा कोई भी मटेरियलिटी दिया रहेगा। तो आपको उसमें से छांटना होगा, कंजर्वेटिव क्या क्या आपको सर्कलिंग करनी होगी। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन से आपको स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पे डिप्लीशन मेथड, एन्युटी मेथड, 3-4 चीजें जो कि इनके सिलेबस में बीकॉम में है, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें। ठीक, डिप्लीशन मेथड और एन्युटी मेथड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दे देंगे। स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको आता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। जिन बच्चों ने 11th पढ़ रखा है अच्छे से पढ़ लें, बड़े बड़े सवाल नहीं लगाने हैं, छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट उसके बीच से पूछेगा। ट्रायल बैलेंस, ओके, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड दिखाएगा, कब दिखेगा। एरर्स, कितने टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, कंपनसेटिंग एरर होते हैं, प्रिंसिपल एरर होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है या पर्सनल। आपको अच्छे से पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट होता है, वो कौन सा होता है, नॉमिनल होता है। लीगेसी क्या होता है, डोनेशन क्या होती है, ठीक, क्या कैपिटल नेचर का होता है, क्या करेंट नेचर का होता है, इस टाइप से चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछी जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ट्रेडिंग पीरियड में कौन से अकाउंट जाते हैं, नॉमिनल जाते हैं, रियल जाते हैं, पर्सनल जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स ही जाते हैं। ओके, रियल और पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के भीतर है तो कहाँ दिखेगा, ट्रेडिंग में दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा, दोनों जगह दिखेगा। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो कहाँ दिखेगा, ट्रेडिंग में दिखेगा या बैलेंस शीट में दिखेगा, या दोनों जगह दिखेगा या एक जगह दिखेगा। इस टाइप से जंबल करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पूछेगा आपसे, कितने, आपको पता है 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो इसे कोई भी इसके कोई भी टाइप का अकाउंट पूछ देगा और 4 ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे आपसे पूछता है कि कैश कौन सा अकाउंट है, आपको पता है कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट होता है। ओके, सारे बच्चे एक्सपेंस देख के उसको नॉमिनल लगा देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या जाते हैं, सारे इनकम और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इस टाइप की चीजें नॉमिनल में आ जाएंगी। तो कोई भी टाइप का आपको अकाउंट दे देगा, उसका नेचर आपसे पूछेगा। तो 11th से लगभग 15 क्वेश्चन जो अकाउंट्स में से 7 से 8 क्वेश्चन इसी में से कवर हो जाएंगे। बारी आती है क्लास 12 की। तो क्लास 12 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। एनपीओ भी अब 12th में आ चुका है। ओके, 11th में इसको ना करके इसको 12th में ही कर लिया जाए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि सीबीएसई अब इसको कहाँ पढ़ा रहा है, 12th में, पहले 11th में था। तो एनपीओ भी आपका यहीं पे हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप से, रेशियो से एक क्वेश्चन हो जाएगा, एडमिशन से और रिटायरमेंट से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप से आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 एनपीओ से मिल जाएगा। उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में ये जो आपने शेयर्स पढ़ रखा है, डिवेंचर पढ़ रखा है, ओके, शेयर्स और डिवेंचर्स में से आपने जो एंट्रियां मारते हैं उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि शेयर फॉर फ्यूचर कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सारी एंट्रीज पास करने के बाद कैपिटल रिजर्व में। ओके, डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, शेयर से रिलेटेड हो जाएंगे, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल किस किस काम में हो सकता है, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंपनी अकाउंट्स में जो आपने शेयर और डिवेंचर पर रखे उससे आएंगे। पार्टनरशिप से आएगा, एनपीओ से आएगा। ओके, तो मोस्टली 11th और 12th की पढ़ाई से 11th में आप देखो आपके टॉपिक ज़्यादा है, अकाउंट्स में इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन इसमें आएंगे। ओके, तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपको ज़्यादा फोकस करना है, लिख लो उसको।
दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल एनालिसिस। ये आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। इसमें से क्या क्या आपसे क्वेश्चन कहाँ आना चाहिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपने पढ़ रखा है। एक और चीज से पूछ लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि आपने 12 नहीं पढ़ रखा है, लेकिन ये बीकॉम में पढ़ा जाता है। जस्ट कैश फ्लो से मिलता जुलता होता है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। रेशियो एनालिसिस, ओके, जो 12 में आपने पढ़ रखा है वही है। इन 3 टॉपिक से लगभग 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। काफी आसान पड़ता है बच्चों करने में, क्योंकि कैश फ्लो और रेशियो आपने 12 में पढ़ रखा है। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप अच्छे जानते हो 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जो आपको पूरा फॉर्मेट होता है, उसी में से बीच बीच में से जगह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जैसे कि इशू ऑफ शेयर रिलेटेड टू विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। आपको पता है इशू ऑफ शेयर किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। सेल ऑफ एसेट इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी, आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। इंक्रीज इन डेटर कहाँ पे शो करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज कहाँ दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, डेप्रिसिएशन इज शोन इन विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके कैश फ्लो या फंड फ्लो से आएंगे। जब इस जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये 10 टॉपिक है, लगभग 10 टॉपिक हैं, इनकी इंडिविजुअली अलग अलग क्लास होगी। इस क्लास में आपको शॉर्ट में बता दिया जा रहा है, बाद में उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपसे किया जाएगा, इसका भी अपना अलग फॉर्मेट होता है। ओके, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में आपने 12th में पढ़ रखा है कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं और टर्नओवर रेशियो। 3 टाइप के ब्रॉड हेड में आपको पढ़ाए गए रेशियोज। उनमें से डिसीजन मेकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सपोज कीजिए करंट रेशियो में बात कर रहा हूँ। करंट रेशियो मतलब क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब आपसे कहेगा अगर डेटर इंक्रीज हो रहा है तो करंट रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, तो अगर डेटर्स करंट एसेट है वो बढ़ रहे हैं तो रेशियो आपका बढ़ेगा। तो इस टाइप के जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन है रिलेशन इसमें आएंगे। ओके, हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि जीपी रेशियो या फिर ऑपरेटिंग रेशियो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। छोटी मोटी कैलकुलेशंस रहेंगी। कैश फ्लो और फंड फ्लो में भी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसकी कैलकुलेशन का सवाल भी आता है। कॉमन साइज और कंपैरेटिव से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स और फाइनेंशियल एनालिसिस में 30 क्वेश्चन है। 30 में आप कोशिश करो एटलीस्ट 25 स्कोर करने का, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वाला एरिया है। ओके, ठीक, लिख लो इसको। तक मैंने 2 चीज़ें आपसे डिस्कस की, एक अकाउंटिंग और एक फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ वाला एरिया है, इसमें आपको ध्यान देना है, कोशिश करना है अच्छा स्कोरिंग करने की। हाँ, अकाउंटिंग में एक चीज़ और ध्यान देना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 25, 26, 28 तक होते हैं। उसकी डिटेल तो नहीं पूछेगा, बस उसकी नंबरिंग आपको याद रखनी है। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या होता है? AS 3 होता है। ओके, डेप्रिसिएशन का क्या होता है? AS 8 होता है। इस टाइप से रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या होता है? AS 9 होता है। तो इस टाइप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने हैं। तीसरा है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, क्या क्या होती हैं? एक होता है सोल
सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी होती है पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक पांचवा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के आपको फीचर्स याद कर लेने हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का फीचर क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओके, या फिर सिंगल ओनर, ठीक। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप दो टाइप की हो गई है, एक क्या है आपकी एस पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक दूसरी है आपकी LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 वाली, ठीक। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके सारे फीचर्स आपको याद रख लेने हैं। इसी फीचर्स को आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी कहाँ होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में आपको ध्यान देने से सारे फीचर्स याद रखने हैं। उसके अलावा दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक्ट कब पास हुए थे, 1932 में, एक कब हुआ था, 2008 में। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इस टाइप के जितने भी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो आपको लिखने हैं। कंपनी में कंपनी के सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लॉ, ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी, इस टाइप के सारे फंक्शंस आपको रखने हैं। कंपनी में आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज भी याद रखना है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कितनी टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं, 1% कंपनी जो कि रिसेंटली नई कंपनी आई, कंपनीज एक्ट 2013 में, ये आपको याद रखने हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं कंपलसरी है, ओके, कितने मेंबर्स हो सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता क्या होता है, इसके दो लॉ होते हैं, दो लॉ ऑफ स्कूल है, जैसे कि दया भागा और मिताक्षरा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। करीब 15 क्वेश्चंस आपको 1 2 3 4 5 इन टॉपिक से मिल जाएंगे, जो कि क्लास 11 में आपने पढ़ रखा है, ओके। इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है, ठीक। इसका जो अगला चौथा है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ओके। इसमें आपने 12th में पढ़ रखा है, पहला चैप्टर बेसिक एंड फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बताया मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, ठीक। मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसका कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें फेयल और टेलर के प्रिंसिपल होते हैं। सारे प्रिंसिपल्स को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसी से बनेंगे। बेसिक एंड फंडामेंटल मैनेजमेंट आर्ट होती है, साइंस होती है, या बोथ होती है, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके अलावा जो आपके चैप्टर्स हैं, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल, इसको एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। इनकी प्रोसेस क्या होती है, ठीक, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर आपने जो 12th में पढ़ रखा वही होगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो उनके ग्रेजुएशन के सिलेबस की होती हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आपसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो आपको भी क्या पता है, या तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पता होगा, ठीक। दूसरी कैटेगरी में आपको फंक्शनल या फिर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, यही पता होगा। लेकिन ये जो है आपसे कुछ और चीजें पूछते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ई, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इतनी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में दिख जाएंगी। बाकी जो आपने 12th में पढ़ रखा है वही रहेगा, स्टाफिंग में भी लगभग वही रहेगा, ओके। डायरेक्टिंग में कुछ चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या क्या चीजें आपको पता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको नई चीजें हैं जो कि पढ़नी पड़ेंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, आप देखेंगे ये चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगी, ओके। अगर 5-6-7 साल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो उन्हीं में से चीजें घूम फिर के आती हैं, आपको स्टडी मटेरियल के लिए बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डायरेक्टिंग की बात करूं तो डायरेक्टिंग में जो मोटिवेशन, सुपरविजन, जो भी चीजें आपने पढ़ रखी हैं सारी सारी हैं, ठीक। हाँ, मोटिवेशन में थ्योरी आपने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी होगी, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। हाँ, एक आपने पढ़ रखी। उसके अलावा अब आपको मैक ग्रेगर थ्योरी,